लाभार्थियों से मैं संवाद कर रहा हूं, जिनको माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके जीवन में खुशियां लाने के लिए कई प्रकार के गरीब कल्याण की योजना चला रही है। और मुझको खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुसार उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के भाइयों और बहनों की सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने कोई कसर नहीं छोड़ा है और सभी क्षेत्रों में उनकी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उजियारपुर के लोगों को मिला है, पहुंचा है। आज़ादी के बाद पहली बार एक वैसे प्रधानमंत्री जो भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा को बहाए। और जब मैं गांव में घूम रहा हूं तो जो लोगों के मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास है, वह यह दिखाता है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी गरीब के मसीहा हैं। इस प्रकार का एक पवित्र वातावरण बना हुआ है। अभी मैं अपने क्षेत्र के कई विभागों की योजनाओं की समीक्षा करने के लिए भी आया हूँ और कल भी हमने कई विभागों की समीक्षा की थी, जिसमें अभी से आप सबों के बीच से जाने के बाद वह समीक्षा की बैठक बुला रहा हूँ। 2 चुनाव हैं बिहार के, उपचुनाव। दोनों उपचुनाव से मैं घूम कर भी आया हूँ। लोगों के मन में जो प्रधानमंत्री जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, और ऐसे लोग जो कभी कुछ करते नहीं और किए भी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ के बिना हुआ नहीं, कुछ किए नहीं, चाहे वह अति पिछड़े का आरक्षण हो, चाहे कोई विकास का काम हो, यह भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण का परिणाम था। लेकिन आज देख रहे हैं कि बिहार की जो व्यवस्था बनी है, कल भी यहाँ गोली चला दी गई। मैं समस्तीपुर से लेकर पूरे बिहार की बात करूँ तो रोज़ जो अखबारों की सुर्खियों में होता है और जो मुझको जानकारी मिलती है, वह आम दीन हत्या, लूट, छोटे छोटे बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार, अराजक स्थिति, गुंडा राज की स्थिति और डबल जंगल राज हो गया। 15 साल में जंगल राज था, एक तेजस्वी जी का जंगल राज और दूसरा नीतीश जी का जंगल राज। दोनों जंगल राज मिलकर डबल जंगल राज बना हुआ है। जंगल राज का मतलब जहाँ विधि व्यवस्था चौपट हो, जहाँ लोगों को सुना नहीं जा रहा हो, जहाँ विकास से जिस सरकार को कोई मतलब नहीं हो, जहाँ शिक्षा पर जो सरकार ध्यान नहीं देती हो, जो जातीय तनाव फैलाने में विश्वास करती हो और जहाँ की विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो। इतने ही दिनों में 2-3 महीनों में बिहार की जनता देख ली है। उपचुनाव में सबक सिखाएगी। आज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बिहार का विकास बाधित हुआ है वह नीतीश जी के कारण हुआ है, नीतीश जी के कुर्सी लोलुपता के कारण हुआ है। और मैं नीतीश जी को और तेजस्वी जी को, दोनों जी को चुनौती देता हूं कि आप बिहार के विकास से संबंधित जो केंद्र की योजना है उससे कितना विकास हो रहा है और बिहार सरकार की योजनाओं से कितना विकास हो रहा है। तो आज मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, उदाहरण के रूप में कि आज हमारे उजियारपुर लोकसभा में किसान सम्मान निधि की राशि जो कल परसों आई है, मैं मार्च तक का मैं देख रहा था कि कितनी राशि आई। लगभग 1.25 लाख किसान परिवारों को हमारे उजियारपुर में किसान सम्मान निधि जा रहा है और 22 मार्च 2022 तक 87 करोड़ रुपए खाते में गया। नीतीश जी, जवाब है आपके पास। एक हम अपने लोकसभा का हम एक उदाहरण दें।
जहां मातृ वंदना योजना से 36 करोड़ रुपया अपनी माताओं बहनों को जो अपने गर्भ में अपने बच्चों को पाल रही होती है उसके लिए किया। आज यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ 1300 करोड़ आए। हाँ, आज का भी उसमें कुछ हिस्सा होगा। आप प्रधानमंत्री सड़क योजना से देखिए 400 किलोमीटर लगभग सड़क बन गई, या अन्य योजनाओं से भी जो कहीं ना कहीं से पथ निर्माण मंत्री जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी को होते थे सब कुछ जोड़िए तो कितनी ज्यादा सड़कें बनी। तो उनका बजट जो है उसको देखिए 2,37,000 का। जो भारत सरकार ग्रांट देती है उसको देखिए, भारत सरकार जो अपनी विभिन्न योजनाओं से जो पैसे देती है उसको देखिए कि ये हिसाब हिम्मत है। तो आज बिहार के विकास के लिए हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बिहार के विकास के लिए कटिबद्ध है। और बिहार के विकास में हम बाधा नहीं उत्पन्न होने देंगे, इसलिए कि हमारा भी अधिकार है कि बिहार की जनता का समग्र विकास हो और वह सुरक्षित रहे। विधि व्यवस्था जितनी गड़बड़ है, मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक ठाक कीजिए, नहीं तो बिहार की जनता सड़क पर उतर कर आपसे हिसाब भी लेगी, आपसे पूछेगी भी और अच्छे से हिसाब। धन्यवाद। अभी आपको बताया कि जंगल राज पर जो आरजेडी की सरकार ने जंगल राज की स्थापना कर दी थी, और एक और जंगल राज के पुरोधा जो इधर 3 महीनों से जंगल राज बिहार में स्थापित कर दिए और लगातार यहाँ गुंडागर्दी हो रही है और अराजक स्थिति बनी हुई है। विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, विकास बाधित है, किसान मजदूरों का, विद्यार्थियों का यहाँ से पलायन हो रहा है, कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। इस सरकार को विकास से मतलब नहीं है। एक जंगल राज मतलब नीतीश कुमार, दूसरा जंगल राज मतलब तेजस्वी जी, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी। एक चुनाव को लेकर क्या दोनों सीट जीतेंगे भाई, दोनों सीट जीतेंगे। वहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है और नरेंद्र मोदी जी की विकास की धारा घर घर तक पहुँची है। अब बिहार भी चाहता है कि विकास पर चुनाव, विकास मुद्दा और भ्रष्टाचार मुद्दा। कौन है भ्रष्टाचार में? आप देख रहे हो, इसलिए वहाँ जीतेंगे। और एक चीज मैं मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं कल की समीक्षा बैठक की बात कर रहा था तो मत्स्यजीवी सहयोग समिति के लोगों के साथ भी हम बैठे थे और वहाँ उजियारपुर के सभी प्रखंडों के केंद्र पर मत्स्यजीवी सहयोग समिति के कार्यालय होते हैं। 2 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें पातेपुर भी, इसमें उजियारपुर लोकसभा के सभी ब्लॉक केंद्र पर, इसमें 1 करोड़ की राशि हमारे माननीय विधान पार्षद तरुण कुमार जी का और 1 करोड़ राशि आपके नित्यानंद राय का, उसमें है 2 करोड़ की राशि दी है। और यह मैं समझता हूँ कि मत्स्य सहयोग समिति अपनी इस कार्यालय के माध्यम से अपने कामों को ठीक से संचालित करेगी और बिहार में उजियारपुर लोकसभा मत्स्य उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करेगा। इस प्रकार की हम लोगों ने योजना भी बनाई। बिहार में सर पीएफआई का जोन बनता जा रहा, लगातार एएनआई का छापेमारी कर रहे, क्या ये है, क्या हो रहा है सर? जितना संरक्षण पीएफआई को नीतीश जी, श्रीमान नीतीश जी, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी श्रीमान तेजस्वी जी दे दे, पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में जो उसका मंसूबा है वह पूरा नहीं हो सकता है। और केंद्र की जो भी एजेंसी कोई भी हो, इस प्रकार की देश विरोधी गतिविधियों में जो सम्मिलित होती है उस पर निगरानी भी रखती है और उस पर कार्रवाई। क्या लगता है कि नीतीश कुमार के संरक्षण में भाई देखे नहीं, विस्फोट होता था तो नीतीश जी कहते थे कि पटाखा फूट गया, और जब यहाँ जब एनआई जब जांच शुरू की तो लगातार उसका एक बड़ा चेन मिला, देख रहे,
तो जो सरकार की मानसा ही नहीं हो वैसे प्रवृत्तियों को, जो विघटनकारी प्रवृत्ति है, जो देश के हित की कभी सोचती नहीं है, जो आपराधिक प्रवृत्ति की, उस पर तुष्टीकरण के तहत अपने आप को उसका संरक्षण देना, वोट सब कुछ नहीं होता है। देश, समाज, राज्य, विधि व्यवस्था ये एक बड़ी चीज है और वह हानि किसी एक धर्म, एक संप्रदाय को नहीं पहुंचाता। वैसे विघटनकारी तत्व देश को और हर समाज, हर धर्म को, सबको पहुंचाता है। इसलिए यहाँ की सरकार की नीति ही में कहीं भी ऐसा समावेश ही नहीं था, कहीं उसमें कोई लक्षित भी नहीं होता था कि वैसे विघटनकारी प्रवृत्ति वाले लोगों पे कार्रवाई करे। इसका परिणाम था कि अपना यहाँ पाँव बिहार में प्रसार। हम लोग सरकार में थे तो कई बार सूचना, चाहे मुंगेर की घटना हो, भागलपुर की घटना हो, चाहे सिवान की घटना हो, दरभंगा की घटना हो, पटना की घटना हो, कई घटनाएं, गोपालगंज की घटना हो, कई घटनाओं की चर्चा करने के बाद भी हल्के से लेकर श्रीमान नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उसको टाल देखते हैं। पटाखा होगा, गैस सिलेंडर फूटा होगा, तो इस तरह की बातों को कहकर टाल देना यहाँ वैसे विघटनकारी तत्वों को सामने में सामने। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर भी रोक लगा दी गई, इसके पीछे किसको दोषी मानते हैं सर? देखिए, सीधा और सीधा बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी का यह पिछड़ों और अति पिछड़ों को अपमानित करने की साजिश के तहत इस प्रकार का नुकसान पिछड़ों और अति पिछड़ों को उठाना पड़ा। जब पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के केस में एक फैसला दिया है इस प्रकार के आरक्षण को, और कहा था कि देना है तो आप इसके लिए आयोग की गठित करें, और वैसा आयोग जो इस चीज की समीक्षा करे और वो अपना रिपोर्ट दे, और रिपोर्ट के पश्चात आप इस प्रकार के चुनाव में आरक्षण दें। तो न समझने के लिए सरकार है, न यह सरकार देखती है, न सरकार सुनती है, और इन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी बिहार सरकार ने, और इस तरह का एक बड़ी समस्या, एक बड़ा प्रॉब्लम आकर खड़ा हो गया। देखिए, जब केंद्र की सरकार की आरक्षण नीति को देखिए, आज ओबीसी आयोग को, पिछड़ा आयोग को क्या मिल गया? संवैधानिक दर्जा, जो पिछड़ों के आरक्षण को मजबूती प्रदान करता है। आज बिना आयोग के सहमति के आप किसी को अति पिछड़ों के आरक्षण को आप हिला नहीं सकते, इसलिए आयोग बना, और आयोग जिसके लिए बना हमेशा वो उसके हित की बात करेगा। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की नीति और माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति को, केंद्र सरकार की नीति को देखिए कि समय के साथ सामान्य वर्ग में भी गरीबी आई, तो सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% का उसमें आरक्षण दिया गया। और अति पिछड़ों का आरक्षण जब प्रारंभ हुआ था, कर्पूरी ठाकुर जी ने जब प्रारंभ किया था, तो उस समय जनसंघ भी समर्थन में थी। जब यहाँ कर्पूरी जी की सरकार बनी, जनसंघ साथ थी, जब यहाँ अति पिछड़ों को आरक्षण दिया जा रहा था, तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी साथ में थी। तो जब हम भारतीय जनता पार्टी में जब किसी डोली को कहाट होता है, तो जिसके जिसके कंधे पे डोली रखी होती है, सबको उसके लिए शाबाशी दी जाती है, दुआ दी जाती है, और कहा जाता है कि भार उठाने वाला सब है। तो नीतीश जी कह रहे हैं हमने आरक्षण दे दिया अति पिछड़ों को। अरे आपने तो अति पिछड़ों का आरक्षण, पिछड़ों के आरक्षण पर इतना बड़ा कुठाराघात कर दिया नगर निकाय के चुनाव में। आप उठाकर देखिए कि हमारी नीति पहले से भी आरक्षण के सपोर्ट में रही।
और समय के साथ में जैसे सामान्य वर्ग को भी 10% का आरक्षण दिया गया। तो यह नीतीश कुमार जी की भूल नहीं थी, तेजस्वी जी की भूल नहीं थी। पिछड़ों और अति पिछड़ों को अपमानित करके उनके घर के पैसों को खर्च करा के, उनके परिश्रम को करा के, और जानते थे कि यह जब मामला कोर्ट में पहुंच गया, उसी से उनको लगता था कि कहीं ना कहीं से या सुप्रीम कोर्ट के को आधार बना के हाई कोर्ट करेगी। तुरंत इनको आयोग बनाकर कोर्ट को सूचना करना चाहिए था, तुरंत रिपोर्ट उसकी लेकर उनको बताना चाहिए था। इसलिए भाजपा क्या चाह रही है? भाजपा चाह रही है ओबीसी का आरक्षण जिस प्रकार से लागू है वह लागू रहे। जब तक नरेंद्र मोदी जी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस आरक्षण को दुनिया की कोई ताकत समाप्त नहीं कर सकती। जो अति पिछड़ों को आरक्षण है, जिस आरक्षण को देने में हमारी ताकत लगी है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत बुद्धि लगा है, वह भी आरक्षण जिस प्रकार से लागू है, जो कर्पूरी जी ने देखा था, भारतीय जनता पार्टी उस समय की जनसंघ ने जिस प्रकार से कर्पूरी जी के साथ कदम से कदम बढ़ाकर इस काम को अंजाम देने में लगी थी, वह रहे। साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बढ़ते हुए समय में जब सामान्य वर्ग के लोग भी गरीबी रेखा में आ गए, तो सामान्य वर्ग को भी 10% का आरक्षण दिया। यह सबका साथ सबका विकास नीति के तहत यह है, यह ठोस है और सबसे बड़ा प्रमाण है कि केंद्र में जो पिछड़ा वर्ग आयोग था, उस पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा माननीय लालू जी, माननीय नीतीश जी, आप बताएं, कांग्रेस की सरकार में भी लालू जी रहे हैं, उस समय पिछड़ा वर्ग आयोग को क्यों नहीं संवैधानिक दर्जा दिया गया? संवैधानिक दर्जा नहीं देने का मतलब कि आप पिछड़ों के अधिकार को हमेशा कमजोर बनाकर रखे थे। आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कोर्ट की तरह उसको अधिकार दिया गया, न्यायालय की तरह अधिकार दिया गया। तो हमारी यह नीति, और आज से नहीं, जनसंघ साल काल से हमारी नीति रही है। हाँ, लेकिन इन लोगों की नियत में खोट थी, इसलिए कभी इस पे उन्होंने अच्छा प्रयास नहीं किया। आपसे हम अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि जो देश को और राज्य को नुकसान करने वाली जो भी बातें हैं, चाहे कोई भी कर रहा हो, आप उसको फलने फूलने मत दीजिए। भारत के नक्शे से कश्मीर को अलग दिखाना यह राष्ट्रीय अपराध है। नीतीश जी आपकी सरकार में, तेजस्वी जी आपके सरकार में इस प्रकार के अपराध करने वाले लोग फल फूल रहे हैं, आप उन पर कार्रवाई करें। यह बहुत ही घोर आपत्ति की बात है। देश और बिहार उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आप चाहे जितना अपने प्रश्न पत्र में दिखा दें कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कहा है कि कश्मीर भारत का अंग है और पीओके भी हमारा है। हमारे गृह मंत्री जी ने सदन में इस बात को कहा है। इस प्रकार का चरित्र अपनाना वोट के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की अखंडता के लिए लाखों हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दे दी। देश की सुरक्षा के, सीमा की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए लाखों लोग दिन रात मेहनत करते हैं। 40 डिग्री टेम्परेचर माइनस में, 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर समुद्र की गहराइयों को नापते हैं, तब देश यहाँ सुरक्षित है। और आप उस देश की अखंडता पर प्रहार कर रहे हैं। प्रश्न पत्र में आ जा रहा है कि ये कश्मीर भारत का अंग नहीं है। यह इतना बड़ा अपराध है, अक्षम्य अपराध है, और इसकी सजा आपको भोगनी पड़ेगी। थैंक यू।